सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, आपको टाइटल देख के एक बात तो समझ आ गई होगी। हम यहाँ पे मई 23 का जो ऑडिट का पेपर है, जिसका सब बोल रहे हैं सर ये पेपर आया टफ। ठीक है, ग्रुप 1 का अगर किसी पेपर को टफ लेबल किया जा रहा है तो ये ऑडिट को किया जा रहा है। मतलब टफ का मतलब है कहीं ना कहीं बच्चों को लग रहा है इसमें तो 40 भी नहीं बनेंगे। तो मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन था। माय नेम इज शुभम केसवानी, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। ठीक है, एंड ऑडिट में मेरे आए सीए फाइनल लेवल में 71 मार्क्स एंड इंटर लेवल पे 66 मार्क्स। सो बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, बिकॉज मुझे लगता है दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। पहले कैटेगरी जिन्होंने मई 23 के एग्जाम दिए हैं, दूसरी कैटेगरी जो नवंबर 23 के देने जा रहे हैं। स्पेसिफिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट जो पेपर देने जा रहे हैं, जिनके मन में थोड़ा डर है कि सर ऑडिट का पेपर कैसा था मई 23 का, एक बार अपना एनालिसिस शेयर करो। तो उससे पहले मैं शेयर करूं, मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूं जो मैंने अभी ताजा बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगे। वर्स्ट लाई यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम समवन इज दैट यू आर इनकेपेबल। सबसे बड़ा झूठ जो आप किसी से एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई आपसे बोले वो तो अलग बात है, लोगों का तो काम है झूठ बोलना। जो आप लोगों से एक्सेप्ट कर सकते हो वो ये है यू आर इनकेपेबल, यानी आपसे नहीं हो पाएगा, आप एज अ सीए स्टूडेंट सीए नहीं कर पाएंगे, सीए आपकी बस की नहीं है। तो अगर आपको कल को कोई ये बोलता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये झूठ ही झूठ है, यानी यू आर केपेबल। ठीक है, दूसरी चीज जो इसी से रिलेटेड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। डोंट कंसिडर, या उसको कह लो नेवर कंसिडर योर लैक ऑफ गाइडेंस और लैक ऑफ प्रिपरेशन एज योर लैक ऑफ कैपेबिलिटी। कई बार हम अपने आप को नीचा महसूस करने लग जाते हैं ये सोच के कि सर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो अगर आपने उसको टाइम उतना नहीं दिया, या आपको लगता है आपकी गाइडेंस में कोई कमी थी और उस वजह से वो चीज ठीक नहीं हो पाई, इसमें आपकी गलती नहीं है। So don't consider it as a lack of capability. This sentence is specifically for those students जिनको लगता है कि उनका पेपर थोड़ा सा खराब हो गया just because शायद उन्होंने प्रिपरेशन के लिए उतना टाइम नहीं दिया, या उनके पास थोड़ी गाइडेंस की कमी थी, तो वो ये ना समझ लें कि उनके अंदर कोई कमी है। So on this positive note, considering you are capable and you can do it, let's start with the analysis of this paper. ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, CK N2। इसका कोई मतलब नहीं होता, कोडिंग वोडिंग करते हैं। सबसे पहला सवाल था जॉय लिमिटेड। दैट्स द आयरनी। पेपर का नाम है ऑडिट, मोस्टली बच्चों को ये थोड़ा टफ लगा, एंड पहले क्वेश्चन का पहला वर्ड है जॉय लिमिटेड। जॉय लिमिटेड इज अ एंटरटेनमेंट कंपनी व्हिच रन्स अ सर्कस। सो बिफोर डिस्कसिंग द होल क्वेश्चन, मैं आपको बेसिक बातों से दोहराता हूँ। क्या है कि सर क्वेश्चन में ये हो रहा है कि इस एंटरटेनमेंट कंपनी की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। ठीक है, जो इसकी अटेंडेंस है वो ड्रॉप हो के 75% रह गई है। जो ऑडियंस है यानी इसके जो कस्टमर्स हैं ये भी इसको अबेंडन करके जा रहे हैं, वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। प्लस इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, की मैनेजरियल पर्सन जाते जा रहे हैं। जिस बच्चे ने ऑडिट पहले से पढ़ रखा है, आपको खुशबू आ रही होगी ऐसे 570 की। यस सर, ऐसे 570 की खुशबू आ रही है। प्लस अगर आप देखो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि इससे वेजेस और सैलरीज भी नहीं पे करे जा रहे। तो जनरली जब ऐसा होता है हम गोइंग कंसर्न की खुशबू लेते हैं और हमको बस अब ये डिसाइड करना है क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी है या गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अब मटीरियल अनसर्टेनिटी यानी फ्यूचरिस्टिक चीज, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट यानी आज की हालत खराब है। तो आप बताओ मुझे, बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में तो इन लोगों ने बता दिया क्या दिक्कत है, पर आप सोच के बताओ क्या आज दिक्कत है या आगे जाके दिक्कत होगी। सर दिक्कत आज है, लोग आज चले गए हैं, डिलेज आज हो रहे हैं, कंपनी को फाइनेंस आज नहीं मिल रहा, यानी गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। मजे की बात है आईसीए ने यहां पे थोड़ी दया करी और लिख के दे दिया गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है। तो फर्दर ऑल सच सर्कमस्टेंसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ क्या इसका इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है। आंसर इज यस। ऑडिटर को क्या ओपिनियन देना चाहिए सर, एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। प्लस उसको जब भी ऐसे इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं तो उसको क्या ऑडिट प्रोसीजर करने होते हैं, वो 5 स्टेप ऑडिट प्रोसीजर हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो आप क्या बोलोगे सर, ऐसे 570 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 स्टेजेस में होती है। सर 2 स्टेजेस क्या, सबसे पहले देखो क्या इवेंट्स और क्या गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं, और अगर एप्रोप्रिएट है तो फिर आप मटीरियल अनसर्टेनिटी के पास जाते हो। प्लस अगर आपको इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं तो आप एक 5 स्टेप प्रोसेस करते हो। नाउ यू हैव कंक्लूडेड based on the procedures performed that going concern is inappropriate, still the financial statements have been prepared in the same manner as they were prepared before। तो आप adverse opinion देके चलेंगे।
क्या इस तरह के क्वेश्चन बैंक में हैं? हाँ, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट हाँ इस तरह की हरकतें बाकी क्वेश्चन में भी हो रखी होती है जहां हम इनएप्रोप्रिएट मान के एडवर्स ओपिनियन देते हैं। सो आई होप पहला क्वेश्चन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, हैम लिमिटेड। सर हैम लिमिटेड के क्वेश्चन में मजेदार बात क्या थी ये बताओ। मजेदार बात ये थी, इन्होंने कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया था, यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट लाया। मैनेजमेंट एक्सपर्ट लाते तो कौन सा ऐसे ट्रिगर होता है, ऐसे 500, बट क्या हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हैं, कह रहे नहीं। ऑडिटर को लगा, ऑडिटर ऑब्जर्व दैट द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वाज नॉट एडिक्वेट, मतलब ऑडिटर भी अपना एक्सपर्ट लाया, ऑडिटर आल्सो इन्वॉल्व देयर एक्सपर्ट, और उसको अपना काम एडिक्वेट नहीं लगा। यही सेम टू सेम सवाल आई थिंक हमने इंडिया टूर में भी डिस्कस किया था, और वैसे भी क्लास में जब ये प्रोसीजर आता है हम डिस्कस करते हैं सर किसके साथ, छोले भटूरे के एग्जांपल के साथ। जब हम छोले भटूरे खाने जाते हैं तो सर भटूरे के साथ मिलते हैं छोले, अगर छोले कम पड़ जाते तो क्या करते हो बताओ जरा, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर छोले कम पड़ जाते तो क्या करते सर, और छोले मांगते हैं। अगर डोसा खा रहे, डोसे के साथ सांभर खत्म हो गया तो क्या करते हैं, और सांभर मांगते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि उसका काम एडिक्वेट नहीं था तो आप उससे फर्दर ऑडिट वर्क कराते हो, बट ये क्या कह रहे हैं कि सर फर्दर ऑडिट वर्क से भी उसका मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो हम इस स्टेज में क्या करते हैं सर, इस केस में यू हैव टू कंसीडर एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करते हो। तो इसने कह दिया बेस्ड ऑन अबव ऑडिटर नोज दैट इट वुड बी राइट टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन बिकॉज ही हैज नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बेचारे को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है सर, बट ही वॉज रिलक्टेंट टू इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन, तो उसने क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी। पता नहीं क्या कर रहा है लड़का। इंक्लूडेड द नेम ऑफ एक्सपर्ट। अब मजे की बात यह है इसने एक्सपर्ट का नाम इंक्लूड किया सर, क्या सोच के, टू रिड्यूस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ओपिनियन रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से बताओ। तो ऐसे का नाम तो सब लोग समझ गए सर, ऐसे 620 की यहाँ पे बात हो रही है, बट मजे की बात क्या है सर, क्या ये प्रोनाउंसमेंट का क्वेश्चन है, क्या ये नोट्स में कवर्ड था। तीसरा सवाल, क्या ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। द आंसर इज येस टू 3 ऑफ देम। प्रोनाउंसमेंट में भी है, नोट्स में भी था, स्टडी मटेरियल में भी है। एक सवाल और पूछूं, पूछो सर, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। क्या आईसीआई इस तरह का सवाल पहले भी पूछ चुका है रिसेंट आरटीपीज में? सोचो जरा, कमेंट सेक्शन में लिख ही दो, मैं तो कह रहा हूं हाँ। 620 में नहीं पूछा ना रे बाबा ना, 620 में नहीं पूछा। पता है किस ऐसे में पूछा है, 402 में। सर इन दोनों का क्या रिश्ता है? दोनों में सेम बात कर रखी है, दोनों के एंड में आता है। क्या आप 402 की बात बता रहा हूं, सर्विस ऑडिटर की जो रिपोर्ट की बात है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हो, तो वो कहता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो ना, और मॉडिफाइड ओपिनियन है तो हाँ। इसी तरह 620 में भी कहता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो ना, और मॉडिफाइड ओपिनियन है तो हाँ। आओ मैं आपको दिखाऊं सर, सबसे पहले आ जाओ आप स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में आपका चैप्टर 2 है सर। चैप्टर 2 तो ऑडिट प्लानिंग का है नहीं, ऑडिट प्लानिंग के साथ 3 एसेस की बात और होती है सर, एसे 600, 610, 620 और 540। आओ मैं आपको 620 वाला ये रेलिवेंट पार्ट दिखाता हूं। देखो क्या कह रहा है, ये आपका 620 का पूरा यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट एकदम इज्जत से दे रखा है। फ्रैंकली बता रहा हूँ, किसी बच्चे ने मेरे से नहीं भी पढ़ा और उसने सिर्फ स्टडी मटेरियल भी अच्छे से इज्जत से पढ़ा था, उससे ये सवाल इजीली हो जाएगा। देखो 620 का यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट, ये मेरे अपने नोट्स नहीं दिखा रहा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल दिखा रहा हूँ, प्लीज फोकस। देखो क्या कह रहा है, कहता है देखो देखो, अरे देखो देखो, एग्रीमेंट विद ऑडिटर एक्सपर्ट, दिस वाज द सेम थिंग जो आईसीआई ने आई थिंक रिसेंट एमटीपी में आपसे पूछी थी, एमटीपी May 23, तो वहीं से इंडिकेशन तो दे दिया था कि हाँ 620 इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, सवाल वो वाला नहीं पूछा जो आरटीपी एमटीपी में पूछा था। अब देखो क्या कहता है, रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिटर शैल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन अनमॉडिफाइड ओपिनियन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। सेम चीज 402 में दे रखी है जो आईसीआई ने पीछे पूछी थी। ऑडिटर शैल इंडिकेट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट द रेफरेंस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड थिंग, if the auditor makes reference which is relevant to modification, he shall indicate that it does not reduce the auditor's responsibility। यही चीज आईसीआई ने आपसे 5 नंबर में पूछी थी। फटाफट बताओ अब मुझे, क्या ये चीज आसान थी? हाँ सर आसान थी। क्या 402 में सेम चीज आईसीआई पहले पूछ चुका था? यही चीज 620 में पूछी थी और यही की सेम चीज अपन ने नोट्स में भी कवर कर रखी है। सर एक बार नोट्स में भी दिखा दो। अब कई बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर एक बार नोट्स में दिखाओ तो मजा आ जाए। यार आओ दिखाएं, आओ तुम्हें दिखाएं हम अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली अंडा। ये देखो 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। नोट्स कैसे बनते हैं
पूछो जरा मेरे से, सर नोट्स कैसे बनते हैं? आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, वहीं से बनाए थे, वहीं से आईसीआई ने पूछा है, पहले भी पूछ चुका है ऐसे 600। मैं बताता हूँ, इससे पहले ना जुलाई का पेपर टफ आया था। इंसान को ना सीखना पड़ता है पास्ट से। जुलाई का पेपर टफ आया था, तब भी उन्होंने 600 में ऐसा कुछ किया था कि ऐसे 600 का एक ऐसा रेलिवेंट पोर्शन पूछ लिया जो सिर्फ प्रोनाउंसमेंट में कवर था और आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, और कहीं नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हम भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल को उतार लेते हैं जब वहीं से आती है चीज़ें। तो देखो जुलाई में पूछा था। अब यहाँ पे देखो 620 का अपन आपको दिखाते हैं, इनएडिक्वेट वर्क। यहाँ पे मैंने आपको वो छोले भटूरे वाला एग्जांपल पढ़ाया था। इसके बाद आता है सर रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क इन ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ आपका ऐसे 700 शुरू होता है, उसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है। अब अगेन ये रट्टा लगाने वाली चीज़ भी नहीं थी कि कल को आप पूछो सर आईसीआई रट्टा लगवा रहा है। सिंपल सादी प्यारी चीज़ थी जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हो एग्जाम हॉल में। अब सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे। अब इनके आगे ना मैंने न्यू लिख रखा है। मैं अगेन बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्सपेक्टेड था कि सर ये तो पुराना क्वेश्चन उठ के आया, नहीं, अभी भी न्यू है, बट फिर भी मैंने आपको रेफरेंस देके बता दिया कि 402 में सिमिलर चीज पूछ चुका है, तो 620 में क्यों नहीं पूछ सकता। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कह रहा है? पूरा क्वेश्चन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर है। मेन चीज जो इन्होंने पूछी, कैन यू लिस्ट डाउन सम सर्कमस्टेंसेस वेयर द चेंज ऑफ विच विल रिजल्ट इन इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट। सर सर्कमस्टेंसेस किसके? ऐसे चेंज सर्कमस्टेंसेस में जिसमें हमको अकाउंटिंग एस्टीमेट को वापस रिवाइज करने की नीड पड़ सकती है या फिर नया अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाने की नीड पड़ सकती है। अगेन इस पे कोई सवाल नहीं है, बट कवर्ड इन आईसीआई मटेरियल, कवर्ड इन द नोट्स। आओ आपको दिखाएं, मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगी। ये आपका 620 था, 620 के बाद ही आई थिंक इन्होंने 540 दे रखा है। आओ आपको 540 दिखाऊं। देखो 540 आईसीआई स्टडी मटेरियल, कोई ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स की बुक नहीं खोली हुई हमने, ठीक है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल की अपन बात करके चल रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास शानदार सा ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्या, इंक्वायरीज ऑफ, डब्बे में डाल के दिया है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आंसर। इससे ज्यादा आईसीआई आपको क्या इंडिकेशन दे, ये करके जाओ, ये करके जाओ, ये एग्जाम में आएगा। इससे ज्यादा क्या इंडिकेशन दे, आप मुझे बताओ। ये सब चीजें पूछी होती तो मैं बोलता कि हाँ यार ये सब पूछ लिया, लग नहीं रहा था ये आएगा, बट ये तो डब्बे में दिया है, कैसे बोल दे ये नहीं आना था, आना ही था। साथ ही साथ आप नोट्स में देख लो। सी, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही पर्पस है, यू शुड डोंट फील दैट यू आर इनकेपेबल टू डू ऑल ऑफ दिस। यू आर केपेबल। इफ आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मे बी ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स की जो मोटी सी बुक है उसमें 1000+ पेजेस होंगे, बट स्टिल आपके भाई, आपके दोस्त शुभम केसवानी ने आपके लिए काम आसान कर रखा है। यहाँ पे हमने 100 पेजेस में, आई थिंक 110 पेजेस में पूरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जितना रेलिवेंट पोर्शन है एग्जाम के लिए उसको आपके लिए निचोड़ रखा है। अब ऐसा टफ पेपर भी अगर May 23 का आ रहा है तो कुछ तो है ना, कुछ तो है। दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू वैल्यू, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। बाकी और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आ जाओ एक बार, मैं आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जस्ट फॉर योर कंफर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपके तो पूरे मज़े हैं, आपको कोई टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। आओ जी देखें, चलो भाई चलो, ये रहा। और 540 एक इकलौता ऐसे है जिस पे अपन 3 घंटे लगाते हैं, ठीक है, क्लास में। मोदी जी का एग्जाम्पल लेके, मैगी का एग्जाम्पल लेके, नेहा कक्कड़ का एग्जाम्पल लेके, क्या क्या नहीं करते अपन इस ऐसे को याद रखने के लिए। और आईसीआई ने भी मज़ेदार मस्त काम किया। एक तो देखो ये क्वेश्चन है, ये मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये आरटीपी में पूछा था आईसीआई ने May 19, इसके ऊपर 5 नंबर का सवाल पूछ लिया इस बार, ये क्वेश्चन आया इस बार। दूसरा क्वेश्चन जो इस बार आया है वो ये है कि ये रहा, ये इनका एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट करके यहाँ पे हमने ये पार्ट कर रखा था, कीवर्ड्स अपन ने हाईलाइट कर रखे थे, इनको याद भी कर लिया था, ठीक है। तो दिस वाज द अनदर थिंग विच वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स इन द May 23 एग्जाम, ठीक है। आ जाओ सर, कहने को न्यू है, बट अगेन मेरा आप सबसे एक ही सवाल, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पास होना होता तो मैंने आपके लिए 400 पेजेस के ऑडिट नोट्स क्यों बनाए थे? समझ रहे हो आप मेरी बात? फील आ रही है? हम ये जो 95 आवर्स का फास्ट ट्रैक करते हैं, क्या आपने फास्ट ट्रैक में कर रखे थे? हाँ, करा रखी थी ये चीज़ें। 95 आवर्स का फास्ट ट्रैक करते हैं, उसमें 3 घंटे 540 पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मैं भी आपको 10 मिनट 15 मिनट में ऐसे ऊपर से घुमा के ले जाता हूँ, बोल देता हूँ अकाउंटिंग एस्टीमेट को ऑडिट करना है, पढ़ लो खुद, फिर क्लास का क्या फ़ायदा है? 3 घंटे जब इज्जत से लगाए जाते हैं, क्लास में याद रखने का, करने का टाइम दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? किसी चीज़ की कुछ वैल्यू है ना मेरे दोस्त,
आपके 6 महीने की वैल्यू है, बाकी सब तो छोड़ो, भाड़ में जाए। आपके 6 महीने की वैल्यू है, समझ रहे हो? प्लीज चीजों को लाइटली मत लो। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा आपकी हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा है, समझो, मत भागो एबीसी के पीछे, बैंड बज जाती है बेमतलब में। कह रहा हूं ना, 6 महीने की वैल्यू देखो, सीधा 6 लाख रुपए है यार। मैं कहता हूं भाड़ में गई सारी चीजें, फालतू चीजें हैं सब। 6 लाख रुपए कम होते हैं क्या? लाइटली ले लेते अपन बस बातों को। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। कौन कह रहा है आपको 1000-1500 पेजेस की किताबें पढ़नी है, पूरा प्रोनाउंसमेंट पढ़ना है? एटलीस्ट उतना रेलिवेंट पोर्शन तो कर लो जितना अपन क्लास में कवर कर रहे हैं। गेटिंग इट? उसको इज्जत से करके चलो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल टफ नहीं है, अपनी कवरेज बस अच्छी होनी चाहिए। अब आता है सर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 was one of the questions which I will say you should have skipped in this paper. Why sir? आओ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन 2A जो था वो था आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसका पहले बात आप पढ़ते हो क्लास 11th में। सर क्लास 11 CA के बीच में कहाँ से आई? वहीं पे आपको स्ट्रेटिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स वाली टीचर सिखाती थी। फिर ये स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जो बेस्ट ज्ञान आप लेते हो ना, दैट इज इन योर CA इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट में आपका बेस्ट ज्ञान आता है स्ट्रेटिफिकेशन का, जहां पे आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे, जैसे बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 50 लाख है तो इसका आप एक स्ट्रेटा बनाओगे, उसमें से 100% आइटम्स टेस्ट करोगे। 40 लाख से 50 लाख के बीच में जो आइटम्स है उसमें से मान लो 75% देख लिया। 30 लाख टू 40 लाख के बीच में से 50% देख लिया। इसके और इसके बीच में से 25% देख लिया। इसमें 10% और इसमें कुछ देखा ही नहीं। ये सारी चीजें इंटर वाली हैं। ये ICAI ने बस आपसे फाइनल लेवल पे पूछ ली। जस्ट दिस इज द डिफरेंस। नाउ एज अ स्टूडेंट आई एक्सेप्ट द फैक्ट, आई एक्सेप्ट योर पॉइंट कि हाँ सर ये एक लेवल पे, फाइनल लेवल पे हमसे एक्सपेक्ट करना टफ था। तभी मैं कह रहा हूँ ये वाला एक सवाल है जिसको मैं मानता हूँ बच्चे ने छोड़ना चाहिए, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके पढ़ के गया है। सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सेकंड, मैं व्हाई आई एम सेइंग दिस, बहुत बड़ा रिमार्क मैंने बोला है, छोड़ने वाला क्वेश्चन था। कारो 2020 का ये सवाल है, ठीक है। कारो 2020 में ICAI ने 21 क्लॉजेस दे रखे हैं। उसमें एक क्लॉज आता है आपका सर, कौन सा? क्लॉज नंबर 15। सर ये किसकी बात करता है? क्लॉज नंबर 15 बात करता है 13 में रिलेटेड पार्टी थी, रिलेटेड पार्टी ने चोरी करी, 14 में इंटरनल ऑडिटर ने पकड़ा, 15 में पता चला कैश नहीं है। सर 15 में पता चला कैश नहीं है, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें आपको जो ज्ञान लिखना था ना क्वेश्चन में, दैट ज्ञान इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पेपर 4। नाउ आई एम कमिंग टू दैट स्टूडेंट जोन। टीचर वाले जोन में मजा ही नहीं है, स्टूडेंट वाले जोन में देखते हैं। जो आपका पेपर 4 में सेक्शन 192 है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर, जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, आपने एज अ ऑडिटर यही सारी चीजें चेक करनी होती हैं। These were the things that you had to write in this question. तो क्लॉज 15 की बात करनी थी, साथ ही साथ आप ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं जो आपके सेक्शन 192 से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब आते हैं सर पार्ट सी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो पार्ट सी में किसकी बात करता है सर? कहता है रिपोर्टिंग ऑफ फॉलोइंग इश्यूज अंडर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। मजे की बात है, व्हाट आई हैव सीन, टैक्स ऑडिट को जनरली अपन लास्ट में रख के चलते हैं। दूसरी चीज, क्या टैक्स ऑडिट के जो क्लॉजेज इस बार पूछे गए वो नए थे? क्या वो इम्पॉसिबल थे? द आंसर इज यस एंड नो। सर क्यों नए थे? ये बात सही है, बट क्या इम्पॉसिबल थे? द आंसर इज नो। सर मैं बताता हूँ रीजन क्या है। एक तरफ ये बात कर रहे हैं, क्या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है सर। इसमें गेम देखना ICAI ने कितनी बारीकी से खेली है। कहता है जो हमने परचेज कंसिडरेशन दी, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, FR वाली डायरेक्शन में जाना है। उस परचेज कंसिडरेशन और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स के बीच का गैप कितना था? कहता वॉज मोर बाय 40 लाख। इसको अपन गैप को क्या बोलते हैं? G फॉर गैप, G फॉर गुडविल। आपने जो पैसा दिया और जो नेट एसेट मिले वो कम थे, तो बीच में एक्स्ट्रा पैसा किसके लिए दिया? बोलो बोलो, गुडविल के लिए दिया। तो ये जो गुडविल है इसके बारे में कह रहे हैं हम इसको राइट ऑफ करना चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो इसके बारे में टैक्स ऑडिट की रिपोर्टिंग क्या होगी? तो क्लॉज 18 की हम बात करते हैं डेप्रीसिएशन की, कि जैसे ही मैं 18 साल का हुआ हम डेप्रीशिएट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके अपन ने इसको याद रखा था। अब उसी डेप्रीसिएशन के पॉइंट में ICAI ने 2-3 पॉइंट्स नए ऐड किए थे, BB, BC, BCA करके कुछ इस तरह से। वो पॉइंट में आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। आओ एक बार देख लेते हैं, सो दैट आपको भी फील आ जाए कि हाँ कहीं ना कहीं कर तो रखा था, बट ऐसी चीज है कि एग्जाम में स्ट्राइक होने के लिए आपके पास एकदम नेक्स्ट लेवल माइंड होना चाहिए, या फिर ये पेपर ओपन बुक होना चाहिए। दोनों में से एक चीज होगी तभी ये चीज आपको स्ट्राइक करेगी। आओ देखें, ये देखो CB, ये ICAI ने नए पॉइंट्स ऐड किए थे अपने स्टडी मटेरियल में, ठीक है। एडजस्टमेंट मेड टू द WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट, गुडविल बीइंग अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट ड्यू टू द एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि आपसे बेचारे से गलती से गुडविल रह गई थी, अब आप उसको इंक्लूड करके उसमें एडजस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, तो आपका कहीं ना कहीं
ये वाला पॉइंट स्ट्राइक होना था सर, ये तो बड़ा ही टफ था, अपन इसको कैसे कर पाते, तभी मैंने आपको कहा क्वेश्चन 2 वाज समथिंग विच यू शुड हैव लेफ्ट आउट इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें ना तो इस पे पहले कभी सवाल आईसीआई ने पूछा था, और अब जब पूछा तो एकदम बारीकी से अंदर वाला पॉइंट उठा के पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, P&L स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इंडिकेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ कंसल्टेंसी फीस ऑफ 75 लाख, कुछ इन्होंने कंसल्टेंसी फीस कमाई क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए कंसल्टेंसी दे रहे थे। दूसरी चीज़, जो इनकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 225 लाख की है। अब एग्रीकल्चर इनकम जितनों बच्चों को पता है, होप सबको ही पता है, एग्जेम्प्ट होती है, और जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसके अंदर के अगेंस्ट के जो खर्चे हैं वो डिसअलाउड होते हैं। कौन सा सेक्शन है? 14A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसी के रिगार्डिंग अपने पास एक क्लॉज आता है। सर क्लॉज क्या आता है एक बार बताता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 23, वेयर इट इज, सॉरी क्लॉज नंबर 21H, हाँ 21H आता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इनएडमिसिबल ऑफ सेक्शन 14A फॉर एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द इनकम विच इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। बेसिकली जो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है उसके अगेंस्ट का खर्चा डिसअलाउड होगा, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, एच को अपन ने कैसे याद किया था सर? एच को आई थिंक हमने याद किया था हल से। हल का मतलब है जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो अपन हल चलाते हैं, तो हल चलाने का मतलब एग्रीकल्चर इज एग्जेम्प्ट, तो उसके अगेंस्ट का खर्चा है वो भी एग्जेम्प्ट होता ही है। अब यही चीज़ आईसीआई ने पूछी थी, बट अगेन लिटल टफ टू क्रैक ऑन द एग्जाम डे, सो दैट्स व्हाई आई सेड क्वेश्चन 2 इस तरह का था। ठीक है, क्वेश्चन 2 की डिस्कशन हो गई। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 3। यहां से हमारे आसान आसान क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, शांति से देखते जाओ, मजा आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 का ए पार्ट वाज अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन योर चैप्टर लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जो कि आपका इंटर के जो कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो सेक्शन 35, सेक्शन 36 सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, उसका एग्जांपल है। देखते हैं फटाफट क्वेश्चन में क्या हुआ। कंपनी ने अपनी प्रोस्पेक्टस निकाली, जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उनको लगा देयर इज अ पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी जिसमें कैश आउटफ्लो हो सकता है 1,25,00,000 का, विच में अफेक्ट द डिमांड फॉर शेयर एप्लीकेशन। ड्यू टू दिस दे ओमिटेड द फैक्ट। बेसिकली अब ये लोगों को डिफ्रॉड करना चाहते हैं, फ्रॉड करना चाहते हैं, मतलब 447 आएगा। अब देखो क्या कहता है, मिस्टर ए हु वाज वेल अवेयर ऑफ दिस मैटर, उसको पता था कि ये कंपनी इस तरह की गंदी हरकत कर रही है, फिर भी उसने अपने आप को ऑथराइज किया टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज द डायरेक्टर। हाउएवर मिस्टर ए वाज लिटिल रिलक्टेंट। देखो बंदे को गड़बड़ करने का मन था बट दिल भी अच्छा था, तो कहता है that he shall become the director after an interval of some time। कह रहे अभी अभी मत बनाओ, मैं बाद में बनता हूँ। Unfortunately after a few days but before the joining of Mr. A as director, this matter got leaked and several subscribers sustained losses। अब ए कह रहा है कि मैं तो डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड नहीं करता, तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है जो कि डायरेक्टर है, या फिर जिसने अपने आप को एज अ डायरेक्टर दिखाया उसके खिलाफ भी हो सकता है? द आंसर इज जिसने अपने आप को एज अ डायरेक्टर दिखाया उसके खिलाफ भी हो सकता है। यही बात अपन सेक्शन 34 में पढ़ते हैं। कितने गए लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ये रहा सर। तो देखो क्या कहता है, कहता है कौन कौन लोग फंसेंगे सेक्शन 35 में। सबसे पहले तो जो कंपनी का डायरेक्टर है प्रोस्पेक्टस के टाइम पे वो फंसेगा। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या कहता है, ऑथोराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और हैज एग्रीड टू बिकम सच डायरेक्टर इमीडिएटली और आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। कह रहा था ना मैं थोड़े टाइम बाद बनूंगा, तो ये भी यहाँ पे फंस गया। वो लायबल होगा टू पे कंपेंसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन सच लॉस और डैमेज। दूसरा पॉइंट इसमें जो आ सकता है वो ये है कि अगर किसी ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस तो वो बंदा बच सकता है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है सर? पॉइंट यहाँ पे यही है कि उसने कहा था मैं डायरेक्टर बन रहा हूं, आई एम प्रपोजिंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे वो बेचारा फंसेगा ही फंसेगा। तीसरी चीज जो आपकी यहाँ पे आएगी सेक्शन 34 की, वो है क्रिमिनल लाइबिलिटी, जहाँ पे सेक्शन 447 आप पे लग जाता है। मुझे लगता है 5 नंबर के हिसाब से 447 लिखना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड हैड आई बीन द स्टूडेंट तो मैं 447 की पेनल्टी लिखता। सर 447 की पेनल्टी याद कैसे आएगी? लॉ में भी सेम पेनल्टी है ना, है ना? सच्ची बताओ है ना? हाँ सर लॉ में भी सेम पेनल्टी, तो वो यहाँ पे वहाँ पे जो याद करी वो यहाँ पे करनी है। सर आपने ऑडिट की बुक में क्यों दे रखी है? क्योंकि मुझे पता है तुम वहाँ पे याद करके भूल जाते हो, तो यहाँ पे रिवाइज करना जरूरी है। आई बात समझ? हाँ सर, तो ये भी साथ साथ लिख के आओगे तो बेटर रहेगा। क्या पता इसके 2 नंबर हो, फिर मज़ा आ जाएगा ना। चलो सर आई बात समझ। सो दिस वाज द क्वेश्चन 3 है। अच्छा क्वेश्चन था ना, क्वालिटी क्वेश्चन था ना। क्या आईसीआई कह रहे रट्टा लगाओ? नहीं सर, आप जो चाह रहे थे आईसीआई उसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं। आईसीआई कह रहा है बच्चा जी, क्या कह रहा है सर? बच्चा जी आप कह रहे थे रट्टा नहीं लगाएंगे, हमने कहा मत लगाओ, हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। जब हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाए अगर वे बटन आ गया, हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। सर एक बात बोलो, जो क्वेश्चन अगले दिन पेपर में देने वाले हो ना बस वो एक दिन पहले हमको दे दो, मजा आ जाएगा।
अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब एक और अच्छा क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन बी 3B, देखो मजा आएगा, फील आएगी। ये तो क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो उठाया हुआ क्वेश्चन बैंक से उठाया है। मैं किसी क्वेश्चन के बारे में अभी तक नहीं बोला आपको कि ये मेरे क्वेश्चन बैंक से आया, यहाँ से, नहीं, ये तो पक्का पक्का उठाया। दिखाऊं कैसे? ऑडिट फर्म क्या करती है, कस्टमर है होटल की, ऑब्वियसली बात है, कहीं भी ऑडिट करने जाना तो होटल तो लगेगा ना, कहाँ से कहाँ रहेंगे वो बेचारे। They have to stay in the same hotel as various location. Normally the payment are done on a monthly basis. Give your comment on the qualification of audit firm. मैं बताता हूँ सिंपल सी बात। दो केसेस आएंगे सर, क्या? एक तो इनकी मंथली बेसिस पे पेमेंट हो रही है, यानी 1 तारीख को जो खर्चा हुआ वो हो सकता है 31 दिन बाद पे हो, तो कहीं ना कहीं इनडेटनेस आएगी। हाँ सर इनडेटनेस आएगी, तो इनडेटनेस वाला क्लॉज आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप है, बट मेन पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं मानी जाती, क्योंकि होटल का काम ही है रूम देना। अब मैं किसी भी होटल से लूँ, अपने क्लाइंट से लूँ होटल, या किसी बाहर वाली कंपनी से लूँ, वो बिजनेस रिलेशन नहीं मानी जाएगी अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे है। तो ये 2 क्लॉजेज आपको यहाँ पे कोट करने होते हैं, इनडेटनेस और बिजनेस रिलेशनशिप वाला, यहाँ पे आपका काम हो जाता है। May 19 के ओल्ड सिलेबस में आई थिंक ICAI ने सेम टू सेम सवाल पूछा था, आपको क्वेश्चन बैंक में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल भी जाएगा। ठीक है सर, अब आ जाओ पार्ट नंबर सी पे। SR एंड एसोसिएट्स आर द स्टेट ऑडिटर्स, ऑडिट ऑफ द कंपनी इज पेंडिंग फॉर 21-22, पता नहीं क्यों डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में, थोड़ी अनबन हो गई है। कंपनी रिमूव्ड द ऑडिटर, कंपनी ने कहा हमको तुम चाहिए ही नहीं हो, निकलो यहाँ से। SR एंड एसोसिएट्स आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द रिमूवल इंटीमेटेड द ROC। अब मैं बताता हूँ, रिमूवल के बाद रजिस्ट्रार को बताना तो पड़ता ही है। सर कहाँ? ADT3 मैं हो गया फ्री, बोलता है ना ऑडिटर कि क्या रीजन थे जो इस वजह से उसको निकाल नहीं, रुक जाओ, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो। ADT3 मतलब ऑडिटर खुद जा रहा है रिजाइन करके, बट जब कंपनी ऑडिटर को रिमूव करती है, क्या उस टाइम पे रजिस्ट्रार को कुछ बताना होता है? नहीं सर, उस टाइम पे कुछ नहीं बताना होता। आई बात समझ? हाँ सर। अब ऑडिटर ने बताया, मजे की बात है, ऑडिटर ने बताया क्या कि भाई कंपनी में एसेट्स नहीं है, बोगस क्रेडिटर हैं। अब एक बात बताओ, आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्या किसी को दे सकते हो क्या? नहीं सर। क्यों नहीं दे सकते? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। और अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजाई तो बताओ कौन सा क्लॉज आएगा? सर आपने क्लॉज की बात क्यों की? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 यानी प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। तो यहां आएगा आपका क्लॉज नंबर 1, पार्ट नंबर 1 ऑफ योर सेकेंड शेड्यूल। आपने बेसिकली वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला क्लॉज लिखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं, एंड लिखना है दैट द पर्सन इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दैट वाज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। गॉचा। अब आ जाओ सर 4A पे। 4A किसकी बात करता है? अगेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की। एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या कहता है? मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर, बिलीव्ड दैट द जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स मेड इन प्रायर पीरियड, पिछले साल के जो जजमेंट्स और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, were based on the information available at that time and review of prior period information should not be done by the auditor। यही सेम टू सेम सवाल ICAI ने RTP में दिया था और यही मैंने आपको दिखाया भी था। एक बार सर हमको 540 वाला ऐसे दिखा दो ताकि हमारे कलेजे को भी ठंडक मिल जाए कि हाँ ICAI ने इस क्वेश्चन को पास से रिपीट किया है। ये लो, देखो देखो भाई, देखो देखो, यही सेम सवाल है। A Limited is engaged in business of real estate. Auditor requested the information to review the accounting estimate of prior period. Management refused, saying that the review of prior period information should not be done by the auditor. ये ऐसे 540 का सवाल सेम टू सेम सवाल क्वेश्चन बैंक में अपन ने कवर कर रखा है। इसी का सेम पार्ट वी हैव ऑल्सो कवर्ड इन द नोट्स। अब एक बात बताऊं, यहां तुम मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है, एज अ फैकल्टी। ICAI के स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो सर आपने क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि RTP में आ गया था ना। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, इतना तो हम एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं। यही पॉइंट आपको समझना है गुरु, यही पॉइंट तो आपको समझना है। ये देखो, रिव्यू ऑफ आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, कीवर्ड्स तक हाईलाइट करके दे दिए, याद करवा दिया पूरा फ्लो। मुझे अभी भी याद है, पूरे क्वेश्चन को कवर करने में हमको क्लास में 15 से 20 मिनट लगे थे। समझ रहे हो? देयर इज अ रीजन। चलो सर, अब आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 19 न्यू सिलेबस। और बताता हूँ ICAI स्टडी मटेरियल बैक क्वेश्चन में भी पक्का होगा ही होगा। नोट्स, क्वेश्चन बैंक, हर जगह रिवीजन वीडियो। हर रिवीजन वीडियो से याद आया, ऐसे 540 की रिवीजन वीडियो सर्च कर लो यूट्यूब पे, दोनों के दोनों सवाल रिवीजन वीडियो में भी इज्जत से कवर करा रखे हैं। और क्या चाहिए? सेम गोज विद NBFC, डिवीजन 2 वर्सेस डिवीजन 3, सबसे टुचम पुचम क्वेश्चन पूरा फ्लो के साथ। हा पहले जाते हैं P&L, फिर जाते हैं अपन बैलेंस शीट के बाद अपन जाते हैं, मुझे याद है P&L में रेवेन्यू के बाद ट्रेड रिसीवेबल के 2 पॉइंट, उसके बाद रिजर्व्स। पूरा एकदम फ्लो के साथ ये आंसर याद किया है, आ गया पेपर में, मजे आ गए, फील आ गई। अब देखो सर एक और क्वेश्चन, पार्ट C, सेम थिंग।
कवर्ड इन द नोट्स एक्सप्लिसिटली नो, कवर्ड इन द क्वेश्चन बैंक एक्सप्लिसिटली नो। तो सर आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आरटीपी मे 23, एमटीपी मे 23 अच्छे से डिस्कस किया था यूट्यूब पे इस वाले सवाल को। आरटीपी मे 23 की वीडियो देख लेना, सेम टू सेम सवाल था। एनएफआरए की एप्लीकेबिलिटी में जो कंपनीज आती है, क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उनका क्वालिटी रिव्यू करा सकता है? नहीं सर। यही सेम चीज पे आपका ये सवाल था। बस मिल गई, हो गई सर, मोक्ष की प्राप्ति हो गई हमको, मोक्ष की प्राप्ति फुल ऑन। आ जाओ 5A भी कर लेते हैं। बस अब पेपर खत्म होने वाले, 2 सवाल रह गए हैं, बस टाटा बाय बाय करेंगे। एमबीपी लिमिटेड इज इनटू फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अपने को क्या प्रॉफिट हो रहा है? डिक्लाइन। ओहो हो, प्रॉफिट नीचे जाता जा रहा है। व्हेन देयर वाज एन इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये सब कुछ इस तरह से चल रहा है। ये सब फालतू की बातें छोड़ो सर, आखिरी में आओ। ब्रीफली डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। एमटीपी मार्च 22 ऑडिट नोट्स कवर्ड, क्वेश्चन बैंक कवर्ड, एंड इवन क्लास टेस्ट भी जो अपन लेते हैं इंटरनल मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट का, उसमें भी सेम टू सेम सवाल मैंने दिया हुआ था। इससे आसान सवाल नॉट श्योर इफ यू कैन एक्सपेक्ट। पीयर रिव्यू का क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक का ही था सर। कैसे? मैं बताता हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में जो सवाल है उसमें ड्यू डिलीजेंस की एंगेजमेंट चेक करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। ड्यू डिलीजेंस हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गया, टैक्स वाली 2 सर्विसेज हो गई, टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन या टैक्स अथॉरिटीज के आगे जाना, प्लस टैक्स के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन या इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपाइलेशन। एक्सपर्ट वाले 2 पॉइंट 10 के 10 पॉइंट याद किए थे, ठीक है। उसमें से एक पहला पॉइंट आ गया मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला। ये आपके पीयर रिव्यू में कवर्ड होता ही नहीं, क्योंकि पीयर रिव्यू के स्कोप में आता है अश्योरेंस सर्विसेज। तो वही पॉइंट आपने लिखना था। जो मैनेजिंग पार्टनर बोल रहा है कि इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, इट इज राइट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पूरे स्कोप वाले 5 पॉइंट लिखेंगे। कंप्लायंस विद टीपी स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद आर्टिकल वाले पॉइंट, कंप्लायंस विद ऑडिट फाइल वाले पॉइंट, फिर आर्टिकल को ट्रेन करना है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग आएगी, फिर आप बोलो ये स्कोप के बाहर है, 5 में से 5 नंबर ले जाओ। बहुत बार आईसीआई ने सेम टू सेम सवाल पूछा हुआ है, ठीक है सर। अब ये जो सवाल है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, अगेन इट वाज अ नवंबर 19 ओल्ड सिलेबस का रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे सर क्या है, क्लॉज नंबर 17 कैसे याद किया था? स से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स से 17, इससे आसान तरीका कुछ था नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और जो कंसिडरेशन है उसमें अपन 110% का गैप देख के कुछ चलते हैं। वही सेम टू सेम चीज इन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में आपसे पूछी हुई थी। नया क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं की। अब सर क्वेश्चन 6A आता है। 6 क्वेश्चन वॉज सिमिलर टू क्वेश्चन 2, क्योंकि दोनों ही थोड़े से तड़क भड़क वाले नए क्वेश्चन थे। बट इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन 2, 6 वॉज कंपेरेटिवली इजियर। सर क्यों? 6A जो था ये आपका कहीं ना कहीं जो नोकलार की आपकी अमेंडमेंट थी उससे कवर्ड हो जाता है, ठीक है सर। दूसरा आता है 6B, ये मेरे को लगता है मोस्टली बच्चों से नहीं होगा। सर रीजन बता दो इसका। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बेसिकली जो ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के लास्ट के टॉपिक से, और जो आपका चैप्टर 3 है सर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसके जो लास्ट के टॉपिक से उसमें से पूछा है। 4 में से मैं अभी भी जानता हूं पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का एमसीक्यू मैंने कम से कम 3 से 4 बार टेलीग्राम चैनल पे आपसे पूछ रखा है, ठीक है। कोविड को अपन ने क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये 1-2 ऐसी चीजें थी जिनको मैंने आपको कहा था प्लीज एक बार इनको होमवर्क में देख लेना, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन की बात, तो थोड़ा बहुत बच्चे लिख के आए होंगे, थोड़ा बहुत बच्चों से रह गया होगा, तो अल्टीमेटली ऊपर नीचे दाएं बाएं टाइप क्वेश्चन था ये। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर C। गुड थिंग 4 नंबर के और वाले पार्ट है, दोनों अपन ने क्लास में कवर कर रखे हैं। सर क्या? इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 जो इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है वहां से ये कवर होता है। 2 मिनट बस देना, एक छोटी सी बात आपको और मेरे को समझानी है, बिकॉज आई नो दैट थिंग इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज आई फेस दैट थिंग ना एज अ टीचर। मेरे पास बच्चों की वो क्वेरी आती है, तो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू एड्रेस इट राइट अवे राइट नाउ। कहाँ गया सर सवाल? ये देखो, फैक्टर्स फॉर कंसीडरेशन वेदर, मतलब जब भी आप स्टडी कर रहे हो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन। सर इकोनॉमिक पोजीशन का क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल ही हो गई ना, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही बैलेंस शीट होती है। तो इकोनॉमिक पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट। अब सर फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाओ। फाइनेंशियल का क्या मतलब है? पीएनएल। पीएनएल का मतलब है सेल्स एंड प्रॉफिट्स। फिर अपन डिस्कस करते हैं क्या प्रॉफिट्स जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे? सर नहीं, हमको बढ़ाने हैं, तो चेक करो 100% कैपेसिटी पे या इंप्रूवमेंट। तो बहुत ही टुचुम मुचुम 4 पॉइंट थे, इंटरकनेक्ट करके अपन ने याद कर रखे हैं। दूसरी चीज सर, आपने इसको अपने नोट्स में कैसे इंक्लूड किया? अब ये सवाल आप मेरे से पूछ सकते हो, ये मैं आपकी मदद करता हूं समझाने में। पूरा इन्वेस्टिगेशन चैप्टर A to Z स्टडी मटेरियल से अपन ने कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा, वरना तो आप स्टडी मटेरियल से पढ़ लो ना, फिर नोट से क्यों पढ़ रहे हो मेरे साथ?
ये क्वेश्चन दिख रहा है, वेदर ऑडिटर हैज टू अडॉप्ट 10% वेरिफिकेशन अप्रोच और टू अडॉप्ट सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। दूसरा, कैन ही टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। ये दोनों सवाल आईसीआई ने जुलाई 21 में पूछे थे। द लास्ट टाइम ऑडिट पेपर वॉज टफ। जब टफ पेपर आता है ना, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑल्सो द टीचर्स हैव टू टेक द लर्निंग्स फ्रॉम दैट, कि कल को जाके अगर टफ आए तो मैं और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हम आगे खड़े हों, हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके अपन करके आए थे अच्छे से प्रिपरेशन। मैं एक बात बोलता हूँ, अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है ना, कैसा भी पेपर आईसीआई बना दे, अपने को लेवल उसका लो ही लगेगा। तो अब मतलब आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि एक स्मार्ट अप्रोच होती है ना, ऐसी थोड़ी भाई मजाक है क्या। 2 बार ऑडिट में एग्जामिशन, 2 बार रैंक। इफ आई एम गाइडिंग यू, मैंने बोला था ना, विद राइट गाइडेंस एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। कवर्ड था। एक्चुरियल वाला जो पॉइंट है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, दैट क्वेश्चन इज द आईसीआई का स्टडी मटेरियल का बैक क्वेश्चन, नोट्स में कवर्ड है एज आई से ऑलवेज, बाकी ऐसा ही है। सो दिस वाज द May 23 पेपर फॉर ऑल ऑफ यू। एज आई से, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एसेंस लेके पढ़ो टॉपिक्स का। आईसीआई इज मूविंग टूवर्ड्स प्रैक्टिकल अप्रोच। प्लस आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कवर इट ऑल, बट एटलीस्ट जितना अपन कवर कर रहे हैं, which I know is possible in last 1.5 days, please do that diligently, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो क्लॉज 7 में गिल्टी हो जाओगे। फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कैरिंग आउट योर ड्यूटीज। वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो November 23 या उसके आगे के एग्जाम दे रहे हैं, बिकॉज आई नो हम खुशी खुशी भी, मजे मजे में भी ऑडिट में 60+ इजीली स्कोर कर सकते हैं। विश यू द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, इससे हैवी लेवल का भी पेपर अगर November 23 में आएगा, नवंबर के बोल रहे हो सर, November 23 में आएगा तो अपन उसको भी टैकल कर लेंगे। या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगेन खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।